नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 Feb 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले मैं कल के लेक्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को कल के लेक्चर में डाउट हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें समझ में नहीं आया, कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें से एसेंस हम क्या निकालें। देखिए, कल हमने इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस किया था, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फैक्चुअल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो उसमें से समझने जैसा कुछ भी नहीं है। कल जो डाटा मैंने या फिर जो पीडीएफ आपके साथ शेयर किया है उसमें ज़्यादातर डाटा है, जो डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। उन्हीं डाटा को याद रख लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। वही डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, या फिर अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस बनता है तो वो डाटा आपको यूजफुल रहेगा, ठीक है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इकोनॉमिक सर्वे की। ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपको याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। 2 बुक्स हैं, 2 वॉल्यूम में पब्लिश होता है इकोनॉमिक सर्वे। आप खुद ही सोचिए, 2 बुक्स को याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, ओके। और ये इस साल के लिए है बस। अगर ये हमेशा के लिए रहता तो हम उसको पढ़ने की कोशिश भी करते, जैसे कि हम लक्ष्मीकांत वगैरह को याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से कोई इकोनॉमिक सर्वे आएगा। अभी के लिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है, कि प्रीलिम्स के बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस में से बन सकते हैं, उन्हें देखिए और आगे बढ़िए, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। जो सजेशंस वगैरह बताए गए हैं कि किस प्रकार से इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है, जो हमने सजेशंस डिस्कस किए हैं, उनको आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस चलिए लेक्चर पर वापस आते हैं और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे भारत पर्व के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वघई विलीमोरा हेरिटेज लाइन के बारे में, और फिर रिसेंटली जो म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इंडिया के ऊपर क्या इसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं उन्हें भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेरियार टाइगर रिजर्व को डिस्कस करते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व क्यों रिसेंटली न्यूज में आया है, तो यहां पर क्या हुआ है, एक टाइगर कब यानी कि टाइगर का जो एक बच्चा है उसे क्या किया जा रहा है, उसको नेचुरल ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है ताकि वो हंट वगैरह कर सके फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में, ओके। चलिए अब पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है, तो ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में केरला स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, केरला की इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। पहला पॉइंट तो यहां से आपको ये याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टैब्लिश किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, 1950 में। उसके बाद इसे टाइगर रिजर्व का स्टेटस दे दिया गया 1978 में, ऑलराइट। इसका नाम पेरियार टाइगर रिजर्व क्यों रखा गया है, क्योंकि यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर पेरियार रिवर फ्लो करती है, ठीक है। इसी रिवर के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम पेरियार टाइगर रिजर्व रखा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से कौन कौन सी रिवर पास होती हैं, तो पेरियार, उसके साथ एक और रिवर का नाम आपको याद रखना है, मुलायायार रिवर, ओके। तो ये 2 रिवर का नाम याद रख लीजिए इस टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। उसके बाद यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर सारे फ्लोरा और फोना का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मोटे मोटे तौर पर यहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट आपको पता होगा, वैसे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आता है ज्यादातर एरिया उसका। उसके बाद यहां पर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिल सकता है आपको, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड वगैरह, ये भी आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, 1966 पाई जाती हैं। उनमें से 516 स्पीशीज जो है वो एंडेमिक है वेस्टर्न घाट से ही, सिर्फ यहीं देखने को मिलती हैं वेस्टर्न घाट में, और कहीं देखने को नहीं मिलते। इनमें से बहुत सारी प्लांट स्पीशीज जो है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज की जाती हैं, ठीक है। फोना यानी कि एनिमल्स की अगर हम बात करें तो टाइगर रिजर्व है तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर टाइगर देखने को मिलेंगे। उनके अलावा एलिफेंट्स, लायन टेल्ड मैकाओ, नीलगिरी तहर वगैरह यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं, किंगफिशर, द ग्रेट मालाबार हॉर्नबिल, रैकेट टेल ड्रैगन्स भी यहां पर देखने को मिलते हैं, ओके। रेप्टाइल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, मॉनिटर लिजर्ड वगैरह हैं, पाइथन्स है, किंग कोबरा वगैरह, ओके। ट्राइब्स की कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज यहां पर देखने को मिलती हैं, मननंस, पलियारंस, मलायारंस, मलापंदरम्स,
ओलेरीज एंड ओलादंस। अगर मैंने किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। ये सारी ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स वगैरह बताए गए हैं केरला स्टेट के, ठीक है। उनमें से कुछ फेमस पेरियार यहाँ पर है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उडुकी, ठीक है ना। साइलेंट वैली आपको याद रखना है, ये भी केरला में है, ठीक है ना। लास्ट में यहाँ पर आपको नेयार देखने को मिलेगा, ठीक है। इराविकुलम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओके। इतने कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर है वायनाड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है भारत पर्व से। रिसेंटली भारत पर्व 2021 सेलिब्रेट किया गया इंडिया में। कब से कब तक मनाया गया है? तो 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। इस साल थैंक्स टू कोविड वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा डेवलप किया गया है। एक्चुअल में ये जो पूरा प्रोग्राम है भारत पर्व, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ही चलाया जाता है, ठीक है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जैसे कि देखो अपना देश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड इनक्रेडिबल इंडिया। इनके बारे में डेडिकेटेड वर्चुअल पवेलियंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। एक एक करके इनको भी डिस्कस करेंगे अभी लेक्चर में। सबसे पहले भारत पर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्यों मनाया जाता है, क्या मकसद है इसका? तो जैसे कि सारे ही इस प्रकार के रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, मकसद क्या है इनका? हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको शोकेस करना, दिखाना, रिच और कल्चरल जो डाइवर्सिटी, ठीक है। एसेंस ऑफ इंडिया को सेलिब्रेट करना, ऑलराइट। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जैसा कि हम देख चुके हैं वो इसको ऑर्गेनाइज करता है और 2016 से लगातार इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला कैंपेन देखो अपना देश, इस कैंपेन को लास्ट ईयर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया था। मकसद क्या था? अगेन सेम मकसद है, सिटीजन्स जो है वो क्या कर सके, अपने इंडिया में ही ट्रेवल कर सकें, इंडिया के जो रिच हेरिटेज है उसको देख सकें, ऑलराइट। इसके मकसद से इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप सभी को पता है इसके बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मोमेंटम, यानी कि उनकी एक बहुत बड़ा स्टैच्यू, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? नर्मदा रिवर के किनारे गुजरात में, ओके। 182 मीटर इसकी हाइट है। मकसद क्या है इसको बनाने का? तो ये शोकेश करता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया के यूनिफिकेशन में, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें बोला जाता है, ऑलराइट। तो इसीलिए इनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए स्टैच्यू को अनवील किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद इनक्रेडिबल इंडिया पवेलियन, यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भी इंडिया में है उनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। इंडिया में एट प्रेजेंट आपको पता होगा 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनमें से 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं और 1 जो है वो मिक्स साइट है। लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो जयपुर सिटी को राजस्थान, जो कि राजस्थान में, उसको इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ओके। इसके बारे में कभी सेपरेट से लेक्चर बना के हम डिस्कस कर लेंगे। अभी डिस्कस करने का मकसद, फिर हमारा जो करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का जो मेन मोटिव है वो हार्म होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं वघई विलीमोरा हेरिटेज लाइन के बारे में। अब इसके बारे में भी आपको पूरी थीसिस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि मुझे काम की नहीं लगी, बट स्टिल पीडीएफ में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहां पर हम काम की चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, पीडीएफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर दे देता हूं। अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप ना ज्वाइन करना चाहो तो साथ साथ नोट्स बना लो, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। नोट्स ना बनाना चाहो, साथ साथ थोड़ा काम जल्दी करना चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है आपको कुछ भी करने के लिए। तो क्या कंटेस्ट है इस हेरिटेज लाइन से रिलेटेड? रिसेंटली वेस्टर्न रेलवे ने ये डिसाइड किया है कि ये जो ब्रिज है, ये रेल लाइन जो बनी हुई है, इसको बंद नहीं किया जाएगा, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, ऑलराइट। ये जो रेल लाइन है वघई विलीमोरा हेरिटेज लाइन, ये अराउंड 107 ईयर्स ओल्ड है, बहुत पुरानी रेलवे लाइन है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह का इश्यूज है, ठीक है ना। रिसेंटली
एक रिपोर्ट सामने आई कि इंडिया में जो डैम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, वो भी उनका भी जो एज है काफ़ी ज़्यादा एज्ड हो चुके हैं। ठीक है, वैसे ही ये जो रेल ब्रिज है ये भी बहुत ज़्यादा एज्ड हो चुका है। तो इससे रिलेटेड बातें चल रही थी कि इसको बंद किया जाएगा, लेकिन अब फाइनली डिसाइड किया गया है इसको बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, और भी कुछ ऐसे नैरो ब्रिजेस वगैरह हैं, मियागाम, चोरेंडा, मालसार, ठीक है ना, इस प्रकार के अदर ब्रिजेस हैं। इन ब्रिजेस को कहाँ पर बनाया गया था, किनके द्वारा बनाया गया था, तो ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, गायकवाड़ डायनेस्टी के जो प्रिंस थे उनके द्वारा इस ब्रिज को बनाया गया था। उनके जब वो रूल किया करते थे उसी टाइम पर ये बना था 1930 में। ओके, बाकी और ज़्यादा काम की इंफॉर्मेशन इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है मिलिट्री सीज पावर इन म्यांमार से। क्या हुआ है, तो रिसेंटली म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, यानी कि मिलिट्री कूप देखने को मिली है। वहां पर जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको हटाकर मिलिट्री ने वहां पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, और जो भी पॉलिटिकल हेड हुआ करते थे, यानी कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे और अदर जो मिनिस्टर थे, उनको डिटेन कर लिया गया है। ठीक है, इसके पीछे उन्होंने रीजन ये दिया है इलेक्शन में फ्रॉड हुए हैं। ओके, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको हम डिटेन करके रख रहे हैं जब तक इलेक्शन फ्रॉड का बारे में कोई डिसीजन नहीं आ जाता तब तक, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब इंडिया के ऊपर इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं, तो देखिए इंडिया के ऊपर इसके इंप्लीकेशन बहुत सारे हैं, देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात, तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ है। इससे पहले भी 30 साल पहले भी म्यांमार में मिलिट्री कूप देखने को मिला था, जो कि 20 ईयर्स से ज़्यादा सालों तक म्यांमार में चला था। अभी उनकी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो युंग सान सुई वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने म्यांमार की, उनको डिटेन करके रख लिया गया है और बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी डिटेन करके रखा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे इंडिया के लिए क्या है, इंडिया किस प्रकार से इंडिया के लिए चैलेंजेस इंडिया फेस कर सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे जब वहाँ पर पॉलिटिकल यानी कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट म्यांमार में आई थी। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी म्यांमार में जाकर। वहाँ पर जो कैंप्स बने हुए थे टेररिस्ट के, जो क्या किया करते थे, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को प्रमोट किया करते थे, वहाँ पर जाकर हमने कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया था और इसमें म्यांमार की गवर्नमेंट ने हमारा सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ही अच्छे बन गए थे, बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। ठीक है, अब जब वहाँ पर मिलिट्री रूल है तो अब इंडिया के रिलेशंस किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ये एक चैलेंज होने वाला है। उसके साथ साथ जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस सू, उनकी जो इमेज है वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी जब से वो पॉलिटिकल लीडरशिप उन्होंने एक्वायर की थी। ठीक है, उन्हें पहले नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, बहुत फेमस स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पर उनकी इमेज है पूरे वर्ल्ड में। ऑलराइट, लेकिन जब वो पावर में आई तब वो फेल्ड हो गई मिलिट्री को काबू में रखने में, और साथ ही साथ उन्होंने आर्मी के जो प्रोग्राम्स थे उनको भी डिफेंड किया रोहिंग्या के अगेंस्ट। ऑलराइट, तो उनसे उनकी इमेज जो है वो भी थोड़ी सी खराब होती है। इसके बाद अगर म्यांमार में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है तो इसका बेनिफिट चाइना उठा सकता है। ऑलराइट, तो ये भी इंडिया के लिए एक चैलेंज होने वाला है। उसके बाद इंडिया जो है म्यांमार में जाकर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह चला रहा है। इंडिया म्यांमार को एज अ गेटवे ऑफ ईस्ट देखता है, यानी कि एशियन कंट्रीज से कनेक्ट करने का एक रास्ता म्यांमार को देखता है इंडिया। ठीक है, इसी कारण इंडिया जो है म्यांमार में इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे को डेवलप कर रहा है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर रहा है यहाँ पर जाकर। ठीक है ना, और भी अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स म्यांमार में चल रहे हैं। ये भी अब एक चैलेंज होगा इंडिया के लिए। उसके साथ साथ इंडिया स्टिल होप टू हेल्प रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज। देखिए रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो है एक बहुत बड़ा इशू है म्यांमार में, उसके साथ साथ बांग्लादेश में, और कुछ और रेफ्यूजीज जो हैं वो इंडिया में भी आकर सेटल्ड हो गए हैं। ठीक है, तो उनको दोबारा से रिशिफ्ट कराना, म्यांमार में लेके जाना, ये सारी चीज़ों पर बात की जा सकती थी, किससे, पॉलिटिकल लीडरशिप से। लेकिन अब वहाँ की मिलिट्री के साथ बात करना, मिलिट्री हेड्स के साथ बात करना कि आप म्यांमार को
जो रोहिंग्याज हैं उनको वापस ले लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिलिट्री ही थी जिन्होंने वहाँ से रोहिंग्याज को भगाया था। ऑलराइट, तो अब उनसे बात नहीं की जा सकती, ये भी एक चैलेंज होने वाला है इंडिया के लिए। उसके बाद कुछ बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले भी क्या हुआ था, म्यांमार में मिलिट्री कूप देखने को मिला था जो कि 2008 तक कंटिन्यू रहा था। 2008 में क्या हुआ था, वहाँ पर दोबारा से पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बना दिया गया जो कि जनता के द्वारा इलेक्टेड थी, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई गई थी। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये भी किसके द्वारा बनाया गया था, तो मिलिट्री के द्वारा बनाया गया था। ये एक थोड़ी सी विडंबना की बात थी। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों मजबूर हो गई थी म्यांमार की गवर्नमेंट वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए या फिर डेमोक्रेसी को लाने के लिए। सबसे पहले तो उन्हें क्या हुआ था, वेस्ट की तरफ से यानी कि यूरोप वगैरह और यूएसए की तरफ से बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था कि आप क्या करो, रोड टू डेमोक्रेसी को अपनाओ। ऑलराइट, तो पहला तो फोर्स उनको इसलिए किया गया। साथ ही साथ वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा सेटल कर गई थी। कहाँ की, म्यांमार की। क्या किया गया था, वहाँ पर जितनी भी कंपनीज वगैरह हुआ करती थी, बैंक्स वगैरह हुआ करते थे, इंडस्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी, सबको क्या किया गया, नेशनलाइज्ड कर दिया गया। सारी कंपनी को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। अब नेशनलाइज्ड कर कर किन के हाथों में दे दिया गया, उन लोगों के हाथों में दे दिया गया जो कि पूरी तरह से इनकेपेबल थे इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में, इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में। तो इकोनॉमी शटर कर गई। म्यांमार ने क्या किया था, अपने आप को पूरी दुनिया से बंद कर लिया था। आपको याद होगा इंडिया के साथ भी ऐसा हुआ था 1991 के दौरान, इंडिया पूरी दुनिया से बंद था। उसके कारण भी इकोनॉमिक फेलियर्स हमें देखने को मिले थे इंडिया में, और वैसा ही कुछ म्यांमार में भी होता है। तो म्यांमार की गवर्नमेंट भी फोर्स हो जाती है थोड़ी सी, जो वहाँ के मिलिट्री लीडर्स थे वो फोर्स हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, रोड टू डेमोक्रेसी को अपनाना चाहिए। ऑलराइट, तो वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या करते हैं, नेशनल अफेयर्स को सुप्रीमेसी बनाए रखते हैं। उसके साथ साथ 20% जो सीट्स होती हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, उसको भी वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी विच इज अ प्रॉक्सी फॉर मिलिट्री कंटेस्ट इलेक्शन, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करती है। उनकी जो मिलिट्री की एक प्रॉक्सी पार्टी होती है, ठीक है, यानी कि मिलिट्री के द्वारा बैक्ड की गई एक पॉलिटिकल पार्टी, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करती है ताकि कंट्रोल जो है मिलिट्री के हाथ में बना रहे। अब चैलेंजेस ये था वहाँ की प्राइम मिनिस्टर मिसेस सू के लिए, वो ये जो सारे चैलेंजेस थे उनको ओवरकम नहीं कर पाई। मिलिट्री का जो प्रेजेंस था, उनके जो डोमिनेशन था, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाई। ठीक है, उनको थोड़ा टाइम भी कम मिला, वो भी एक इशू है। बट स्टिल अब आगे चैलेंजेस हैं, देखते हैं इंडिया किस प्रकार से डील करता है। इंडिया ने तो अभी स्ट्रांगली इसे अपोज किया है, जो मिलिट्री कूप वहाँ पर हुआ है उसको अगेंस्ट है इंडिया पूरी तरह से। सो गाइस, दैट वाज द लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक एम आज का हम रखते हैं 80 लाइक्स का, 80 लाइक्स तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।